युवाओं को रोजगार दे नहीं रहे हैं। आपने स्किल इंडिया की जब थी मैनिफेस्टो, भले शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे पर उन्होंने स्किल इंडिया की बात करी, आज स्किल इंडिया कहीं नहीं है। गौ माता करी, गौ माता रोड पे घूम रही है, बुरा हाल है आपका। आप युवाओं की बात को परेशान, नर्सिंग घोटाले हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, चीज़ें महंगी हो गई हैं, किसान को दाम नहीं मिल रहा है। कैसी सरकार है? मतलब खोखली सरकार है। आप एक शब्द में बुधनी के बारे में बताएं कुछ। ठगा हुई विधानसभा। ठीक है, एक शब्द में शिवराज सिंह जी के बारे में। बड़े नेता, कलाकार नेता। कांग्रेस ने उस वक्त आरोप लगाए थे, फिर वो आरोप अभी गायब हो गए हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं घपला है, ईवीएम में घपला है। क्या आप भी इन आरोपों को मानते हैं कि ईवीएम में घपला हो सकता है? कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, उससे पहले भी सांसद रहे और 35-40 साल का एक लंबा उनका शासन रहा जिसमें सत्ता में रहे। आप बुधनी में आप 16 को रोजगार नहीं दे पाए। जैसे आप एक बोर्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उसमें आप कोई चीज़ लिख नहीं पाओगे। आप बिल्कुल खाली होकर जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओगे, बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर जाओगे दुनिया से, तो बहुत कुछ लेके आओगे। जीतू पटवारी में एक अलग ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ काम करें, बेबाकी से बात करते हैं। और माननीय उमंग भाई अपने अलग, उनका एक ओहदा है, एक तरीका है, बेबाकी है, और उस बेबाकी से है माननीय जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो भी झेपते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, कोई भी नेता हो झेपते हैं उनसे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट विथ ऋतुराज और मैं आपका ऋतुराज तोमर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिसे देश ने भगवान हनुमान के रूप में पूजा है। मुंबई की चमक दमक में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और फिर उसी व्यक्ति ने राजनीति के सबसे बड़े रण में उतरकर तत्कालीन मुख्यमंत्री को चुनौती भी दी है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ सलकनपुर की मिट्टी से उठकर रामायण के मंच तक पहुँचने वाले और वहाँ से सीधे बुधनी के राजनीतिक अखाड़े तक की यात्रा करने वाले विक्रम मस्ताल शर्मा जी से। 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा, हनुमान का किरदार और सत्ता से सीधी टक्कर। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही शख्सियत और आज हम इनसे मिलकर जानेंगे इनके जो अभी राजनीतिक अनुभव हैं उसके बारे में, इनके सफ़र के बारे में और जो अभी इन्होंने पिछले दिनों अपनी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की है उसके सुने अनसुने किस्सों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विक्रम मास्ताल जी के साथ। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार, नर्मदे हर, जय सिया राम। नर्मदे हर। विक्रम जी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि सलकनपुर जैसे एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई की यात्रा, वहां पर पहचान बनाना, ये बोलने में तो चंद शब्द हैं लेकिन इन चंद शब्दों को करने में एक लंबा समय आपका गुजरा होगा। तो मैं थोड़ा आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, घर परिवार के बारे में। देखिए, मैं बेसिकली किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा एक बाया गांव है और सरकारी स्कूल में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और कह सकते हैं जो आज के ज़माने का दाल दलिया स्कूल है, उस दाल दलिया स्कूल में मेरी शिक्षा प्राप्त हुई। होशंगाबाद से मैंने कॉलेज किया और सेकेंड ईयर के बाद ही मुझे मुंबई जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे एक मित्र थे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे फिल्म लाइन में, तो मैं उनसे मिलने गया और उसके बाद मुंबई से फिर जब बड़ौदा पहुंचा, उस समय एक सीरियल की शूटिंग हो रही थी, आंखें सीरियल, जो DD1 पे आता था। तो उसमें कुछ एक्शन चल रहा था, तो मैंने मार्शल आर्ट से पहले इंटरेस्ट था मेरा और मैं क्योंकि पुलिस की भर्ती के लिए या वकील या इस तरफ के जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, क्योंकि बाकी जॉब के आपके रास्ते होते नहीं हैं। तो उस समय मेरी मुलाकात अमृत सागर जी से हुई और एक्शन के कुछ सीक्वेंस हो रहे थे और मैं लाठी वगैरह अच्छा चला लेता हूँ। तो मैंने कहा ये सही नहीं हो रहा, गलत है, ऐसे नहीं ग्रिप पकड़ी जाती है। तो उन्होंने कहा आप बताओ कैसे होते हैं। वो उस समय न्यूयॉर्क एकेडमी से कोर्स करके आए हुए थे और काफ़ी बड़ा नाम था। तो उन्होंने कहा तुम बताओ। मैंने अच्छा किया तो मुझे एक डमी की तरह, मतलब स्टंट मैन की तरह उन्होंने यूज़ किया। बाद में वो रामानंद सागर जी को मेरा क्लिप या लुक जो भी, या मेरी किस्मत जो भी, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मुझे काम करने का डबल से उसमें मौका मिला। फिर आंखें में मैं डमी था, ट्रेलर में दिखता था, फिर मुझे लगातार काम मिला और फिर मैं काम करता ही चला गया। उसके बाद फिर हनुमान जी और कई सीरियल्स किए। अच्छा, सबसे बड़ा विषय था कि मेरे माता पिता उसे कैसे स्वीकार करेंगे, बड़ा विषय था ग्रामीण क्षेत्र से, तो उसका भी एक अलग आनंद रहा मुझे। नहीं, ये तो थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड में चले गए हैं। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप सेकेंड ईयर में पहुँचे अपने घर से निकल के, तो बड़ौदा पहुँचे जैसा कि आपने बताया, तो उस वक्त क्या आप ये सोच के गए थे कि आपको अभिनय में ही कुछ करना है, या आप रोज़गार की तलाश में गए थे कि वहीं पढ़ेंगे, वहीं कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ से निकल के वहाँ कुछ करना है? नहीं, गर्मियों की छुट्टी थी,
दोस्त ने टिकट भेज दी कि भैया आ जाओ। मैं दादर उतरा था, दादर से फिर मैं मुंबई बड़ौदा गए थे हम लोग वहाँ पे। तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ शूटिंग का माहौल था और मुझे शूटिंग देखनी थी। तो दोस्त ने कहा यार मेरे को शूटिंग देखनी है। मेरी बात हुई उनसे, अपने इससे फ़ोन से बात हुई कि आप आ जाओ। तो मैं गया, उसने टिकट भेज दी कि आजा भैया। मैं टिकट, इतनी क्षमता भी नहीं, गरीब, पैसे इतने होते नहीं थे। फिर वो लेने आया दादर स्टेशन पे, बड़ा सा स्टेशन, पहली बार देखा मुंबई की चकाचौंध लाइव। आदमी उतर रहे हैं, जा रहे हैं, स्टेशन पे ऐसा लगा मेला लगा हुआ है। तो वो लेने आया। टेंशन भी हो रही थी कि गलत जगह नहीं चले। घर वालों ने बहुत संभाल के भेजा कि कागज़ में पर्ची रख लो, ये नंबर रख लो, इसको जानते हो, उसको जानते हो, ये हमारे मिलने वाले, वो हमारे मिलने वाले, सारी चीज़ें हुई। पर वो दोस्त आया, फिर हम लोग बड़ौदा गए, वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। उस समय कोई प्लानिंग नहीं थी, वहाँ जाना था, उनका जन्मदिन का सेलिब्रेट करना था और आके फिर अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी पुलिस की तैयारी, दौड़ना भागना, उछलना कूदना, या फिर वकालत की तैयारी, इतनी ही सोच थी बस। ठीक है। तो मतलब उस वक्त तक आपने अभिनय के क्षेत्र में, फिल्म लाइन में जाने का ना सोचा था, ना कोई प्रैक्टिस की थी, ना कभी रंगमंच पे आप इतना जाते थे? नहीं, रंगमंच से कुछ संबंध ही नहीं था। गांव एक मतलब हमारा ट्राइबल विलेज है, मतलब आवाज़ ज़्यादा ट्राइबल्स हैं वहाँ पे। सोच ही नहीं सकते, मतलब कह सकते हैं कि औकात से बाहर की चीज़ थी वो, बिल्कुल बाहर की चीज़ थी। मुझे लगा कि यार हम कैसे करें, वो बिल्कुल विचार नहीं था। वो तो ये था कि मुंबई घूमना है, शूटिंग कैसे होती वो देखेंगे और फिर क्या होगा। वो कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि वो टिकट करा देगा वहाँ से। उस समय शायद बड़ौदा बीरावल एक्सप्रेस चलती थी आपकी, जबलपुर बीरावल एक्सप्रेस, तो उससे बैठेंगे घर आ जाएंगे, बस इतनी कहानी थी, दैट्स इट। तो पहले आपको उन्होंने एक एज ए स्टंट मैन की तरह से हाँ। मान लिए रखा और आपने वहाँ पे कुछ काम किया, कुछ अनुभव लिया। उसके बाद फिर ये सिलसिला कैसे चलता रहा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। नसीब ऐसा रहा कि मुझे आंखें सीरियल में काम करने का मौका मिल गया और जो मेरा फिलर कैरेक्टर था वो आगे जाके मेन जो टीम थी, 5 थी, कर्नल ध्यानचंद और कंगारू, कार्लोस, उस टीम में मैं शामिल हो गया और डेली मुझे काम, मतलब हमेशा काम मिलने लगा। अच्छा, फिर मुझे सबसे बड़ी समस्या आ रही थी घर से। अब घर वाले कैसे मानेंगे, और फिर घर वाले कि तुमने तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं की है, कुछ काम ही नहीं किया, कैसे करोगे, बिलीव ही नहीं करें। इवन मैं जब टीवी में भी आने लगा तो लोगों ने, मतलब आसपास के लोग तो मुझे मानते ही नहीं थे, क्या ये नहीं हो सकते, मतलब ये भी एक समस्या थी मेरे सामने, ये नहीं हो सकते। और फिर घर वाले कहेंगे तुम कैसे रहोगे, अलग दुनिया है, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। पर धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो गया और मुझे पहले कहा कि आपको महीने में 10 दिन शूटिंग करने आना है, टिकट हम कराएंगे, टिकट हम भेजेंगे। उस समय 1,500 रुपये एपिसोड के पैसे मिलते थे। पर डे शुरू नहीं हुआ था उस समय इंडस्ट्री में, एपिसोड के हिसाब से कहानियाँ थी सारी, तो एपिसोड मिलते थे। तो मैंने कहा यार अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, 4 एपिसोड आते हैं, 6,000 मिल जाएंगे, और उसमें बहुत बड़ी बात है। हाँ, रकम बड़ी थी वो। तो उसके साथ ही फिर ये आपका सिलसिला, मतलब उसके बाद आनंद आने लगा आपको कि काम भी हो रहा है और थोड़ी आमदनी भी हो रही है, तो इस तरीके से फिर आपका बिल्कुल बहुत आने लग, मतलब कह सकते हैं कि एक आदमी को जिसको कम दिखता और उसको अच्छी रोशनी मिल जाए या ऐसा चश्मा मिल जाए जिससे उसको दुनिया अच्छी साफ दिखने लगे, तो बहुत ही आनंद का विषय हो जाता है। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया, फिर सीखते भी गए क्योंकि भाषा की समस्या थी, हमारे यहाँ हिंदी भी साफ़ नहीं है इतनी। फिर हिंदी सीखी, उर्दू सीखी, इंग्लिश एक बहुत बड़ा पहाड़ था, क्योंकि मुझे याद है अच्छे से, हम 6वीं क्लास में थे तब हमको ABCD सिखाना शुरू की। सरकारी स्कूलों में पहले ABCD 6वीं सिखाई जाती थी, तो इंग्लिश का बहुत हैंड टाइट था। और मुंबई में आपकी स्क्रिप्ट्स हों, बातचीत हों, मतलब पूरा सिस्टम है मुंबई गुजरात में, तो बहुत हाईटेक, मतलब लगभग मुझे लगता था कि मैं 50 साल पीछे हूँ उनसे। नहीं, मैंने कई बार देखा है कि वहाँ हिंदी की स्क्रिप्ट भी इंग्लिश में लिखी रहती है, मतलब वो जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं। जी, जी। तो उसके लिए भी अगर हमें इंग्लिश की अच्छी समझ नहीं होगी या फिर हम जब उस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ इंग्लिश नहीं आएगी तो हमें फिर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, हम वहाँ कैसे काम कर पाएंगे। बहुत बुझा हुआ फील करता था मैं, अंदर ही अंदर कहीं घुटता था। मुझे लगता था कि यार मैं, मतलब कर तो रहा था काम पर संतुष्ट नहीं हो पाता था। फिर मुझे कुछ अच्छे एक्ट्रेस मिले, सागर सैनी जी हैं, मुकुल नाग जो चल हैं वो हैं, कई एक्ट्रेस ने, खासकर रामानंद सागर जी के बेटे आनंद सागर जी, जो अभी बड़ा दुर्भाग्य से मेरे गुरु भी रहे हैं और उनका इंतकाल हो गया है, और मोती सागर जी, इन लोगों ने बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि देखो भाई पेशेंस रखना है, सीखो, अच्छा लुक है तुम्हारा, अच्छा काम कर लेते हो, डेडिकेटेड हो, काम करते हो, सीख जाओगे। फिर लगा रहा मैं, काम लगा। कई बार तो ऐसे, वो उस समय सब टीवी पे अलिफ लैला सीरियल आता था, तो अलिफ लैला में मतलब मरने वाला भी मैं, मारने वाला भी मैं, और मतलब उसको देखने वाला भी मैं। वो ग्राफिक्स से हो जाता, सारी चीज़ें होती थी, तो फिलर रोल करने चालू हो गए। पर जहाँ कोई उनके, यार विक्रम को बुला लो, जहाँ कोई बात हो विक्रम को बुला लो। तो ऐसे काम करते करते उस समय रामानंद सागर जी के 16 सीरियल चल रहे थे टीवी पे, तो कहीं ना कहीं काम मिलता रहा, डांट खाता रहा हिंदी के लिए, कैसे हिंदी बोलते हो, आपको मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर आगे इंग्लिश में बात कर रहा है,
तो वो बोल तो रहा है पर लुक से लग रहा है कि ये जानता होगा, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। तो धीरे धीरे इंग्लिश पे भी काम किया, अपने ऊपर काम किया, एक्टिंग समझी कि एक्टिंग में एक्टिंग नहीं करनी है। एक्चुअली एक्टिंग में एक्टिंग नहीं की जाती है, बिल्कुल आपको रियल रहना पड़ता है। भाषा पे, फिर परिवेश में आप मतलब इतना होता है कि आपको चम्मच से ढंग से खाना नहीं आता है, आपको फॉक कांटे से खाना नहीं आता, क्योंकि आपने देखी नहीं व्यवस्था, बहुत आप अलग व्यवस्था में देते हो। क्योंकि और हिंदुस्तान का 80 के 90% जीवन आज भी इन व्यवस्थाओं से दूर है। सही बात है। तो ये तो हो गई कि आप इस सफ़र में चलते जा रहे थे, सीखते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच में जैसे कि आपने बताया कि रामानंद सागर जी से या उनके परिवार से या उनके लड़कों से आपके संबंध थे, संपर्क थे, तो वो अनुभव कैसा था, वो किस्सा क्या था जब आपको कहा गया कि आपको रामायण में हनुमान का किरदार करना है? क्योंकि एकदम से वो आपके लिए एक जंप था, एक अभी तक आप साइड कैरेक्टर कर रहे थे, एज अ स्टंट मैन थे, एज अ फिलर थे, और फिलर के बाद आपको एक अच्छा बड़ा स्पेस अगर किसी सीरियल में मिल रहा है, वो भी रामायण का निर्माण हो उसमें हनुमान का। बहुत चमत्कारिक बात है। मंगलवार का दिन था, मुझे कॉल आया, शिशिर वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर, मुझे अच्छे याद है उनका नाम। तो शिशिर ने मुझे कॉल किया और कहले कि यार ऑडिशन चल रहे हैं, नया एक सीरियल आ रहा है रामायण, तो कहले तुम आ जाओ, तुमको इंद्रजीत के लिए हम सोच रहे हैं। मेरी पर्सनैलिटी वैसी थी, तो मैंने कहा यार इंद्रजीत तो हो जाऊँगा मैं। तो मैं गया ऑडिशन वगैरह की तैयारी करके, प्रिपरेशन हिंदी अच्छे करके गया, वहाँ पहुँचा। तो वहाँ क्या हुआ, स्क्रिप्ट पड़ी रहती हैं बहुत सारी, तो स्क्रिप्ट में वो हनुमान जी, वो इंद्रजीत की स्क्रिप्ट नहीं मिली मुझे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये पड़ी हुई, हिंदी चेक कर रहे हैं, खाली चैनल्स वाले हिंदी कर रहे हैं, और पापा जी, मतलब रामानंद सागर जी को पापा जी कहते थे, तो पापा जी चेक कर रहे हैं कि हिंदी अच्छी साफ कौन बोल रहा है। तो ये हनुमान जी का और राम जी के जो प्रथम बार मिलते हैं वो संवाद था, किष्किंधा वाला। तो वो जो संवाद हुआ, उसके बाद ऑडिशन इतना अच्छा हुआ, क्योंकि गांव में हम लोगों ने सुंदरकांड करते थे, भजन मंडलियों में जाते थे, तो वो एटमॉस्फेयर था, हमें मालूम था कि किस तरह का है, और अच्छा हो गया, मतलब होना था, उसमें मेरा कोई वैसा इनपुट नहीं था, बहुत अच्छा सीक्वेंस हुआ। उस समय कैसेट्स में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती थी, तो कैसेट पापा जी के पास भी गई, और कैसेट चैनल में भी चली, वो जानी नहीं थी पर वो चली गई। अब जो भी उसमें कोइंसिडेंस रहा, और चैनल को बहुत परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। अब फिर मुझे 5 दिन बाद शनिवार को कॉल आया कि आप आ जाओ। तो मैंने बस पकड़ी, फिर बीच में कॉल लगाया, मैंने कहा यार किस रोल के लिए, मतलब एंजाइटी हो गई यार, मैं सेलेक्ट हो गया इतने बड़े उसके लिए। तो कह ले आप हनुमान के, मैंने कहा यार शिशिर मजाक मत करो, तू कुछ खाना खा लेना यार, है ना, तू कट भी ले लेना, मतलब कट भी ले लेना, पर सही बता यार, तो मेरा सिलेक्शन मुझे मतलब क्यों बुला रहा है। तो वहाँ पहुँचे तो रामानंद सागर जी बैठे हुए थे, आनंद सागर जी बैठे हुए थे, चैनल के लोग बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने कहा कि हम आपको सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने पूछा सर किस रोल के लिए, मैंने पूछ लिया, मैंने बहुत देर हो गई, इतने बड़े लोगों के बीच बहुत नर्वस हो गए, पैर वैर सुकेड़ के आराम से बैठा हूँ, ऐसा घबराहट में था बहुत। तो उन्होंने कहा आपको हम हनुमान जी को सेलेक्ट करते। तो मैंने मतलब रहा नहीं गया, थोड़ी देर के बाद पूछा, मैंने कहा सर मेरी पर्सनैलिटी को जिस तरह से मैंने हनुमान जी को देखा है, तो मैं कहीं मैच नहीं हो रहा हूँ, मतलब बॉडी है मेरी पर हनुमान जी की तरह नहीं है बॉडी। तो फिर रामानंद सागर जी ने बोला कि देखो पुत्र, प्यार से बोला पुत्र, ऐसा है कि अभी हनुमान जी का जो ट्रैक आएगा वो 8 से 10 महीने के बाद आएगा, तो जब तक जिम विम कर, बॉडी बना अच्छी कर ले। तो मैंने कहा साहब मैं तो स्ट्रगल हूँ बड़े जिम जाने के लिए या डाइट लेने के, डाइटिशियन लेने की, मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं, स्ट्रगलर इतनी कहाँ से व्यवस्था करूँगा सर, हो नहीं पाएगा मेरे से। और तो कह लगे तो चिंता मत कर। उस समय उन्होंने मुझे 25,000 रुपये पर मंथ उनसे कहा कि तुम डाइट के लो, शूटिंग के लिए तो अलग तुम्हें जो मिलेगा वो मिलेगा, डाइट के लो। फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ, फिर हिंदी की तैयारी, हनुमान जी और राम जी के संवाद कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, फिर सफ़र शुरू हो गया। और बड़ा मैं आपको बताऊं, आप मंगलवार से बात आई, फिर टेलीकास्ट भी मेरा मंगलवार को हुआ। नहीं वही ना, मंगलवार को ऑडिशन होना, शनिवार को आपको फिर से कॉल आना, और जैसे आपने बताया मंगलवार को टेलीकास्ट होना, तो ये सब संयोग हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छे। अच्छा आप देखेंगे आज भी हम जो इंटरव्यू करें वो मंगलवार है। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, तो आपके साथ संयोग तो रहते हैं। अच्छा दूसरी बात, मेरी जब ज्वाइनिंग हुई कांग्रेस पार्टी में, मैं बीच में आगे थोड़ा जा रहा हूँ, हाँ, हाँ। है ना, मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हुई, वो भी मंगलवार को हुई, और हनुमान मंदिर में हुई छिंदवाड़ा में। हाँ तो मंगल कृपा, अच्छा मेरा जन्म भी मंगलवार का है। क्या बात। तो हनुमान जी का मंगल है, और हनुमान जी चाहते थे कि मैं रोल करूं, उनकी प्रभु की इच्छा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बहुत आनंद, उसके बाद सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद कई फिल्में करी हैं, कई वेब सीरीज आश्रम की प्रकाश जी के साथ, और कई सीरीज़ करी, आनंद मिलता रहा। पर हनुमान जी का एक आनंद, एक छाप, मतलब हर जगह बैठ गई वो। इस किरदार ने आपके जीवन को किस तरीके से बदला है? क्या सोच में परिवर्तन आया हनुमान जी के किरदार को करने के बाद, या उस किरदार में जब आप जी रहे थे? देखिए
आप किरदार में जीने में आपको संयम आ जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं किरदार की शक्ति क्या होती है या ईश्वर शक्ति क्या होती है। हम जो बड़ौदा के पास हलोल जगह है वहाँ शूटिंग करते थे, और क्या हनुमान जी खड़ा हो नहीं पहन सकते, पहने ही नहीं उन्हें कभी खड़ा हो। तो जो कंकर पत्थर में भी मैं चलता तो कभी मुझे आज तक कांटा नहीं गड़ा, कृपा ऐसी रही और बिल्कुल वैसा रहा। और अध्यात्म के प्रति और सेवा के प्रति उस समय जब 3 साल 4 साल शूटिंग चली तो मैं गुरमीत चौधरी से या देवीना बैनर्जी से या अंकित अरोरा से या अखिलेश मिश्रा जी से आपस में वही रोल की तरह बात करते थे। हम गुरमीत से वो बोलते थे कि प्रभु कैसे हैं आप, या देवीना से हम बोलते थे सीता मैया आप कैसी हैं आप, या अंकित से बोलते थे और छोटे भैया कैसे हैं, या उनसे उससे उसी टोन में बात होती थी। तो एक एटमॉस्फेयर रामानंद सागर जी को जो कहते हैं, उसके बाद वैसे धार्मिक सीरियल आए भी नहीं, उसका इतना प्रभाव था कि जीवन में आ गया था। कई बार तो मुझे घर पे आ गया तो घर वालों ने कहा यार तुम अकेले ही होते जा रहे हो, बड़ा पूजा में हो गए। तो घर वालों को भी चिंता होगी कि ऐसा नहीं हो कि भाई ये कहीं साधु संत बन जाए। नहीं, वैसे घर वालों को ये डर थोड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक जब आपका एक सीरियल चल रहा है और ये सारी चीज़ें जब निकल के आती हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि उम्र भी हो गई होगी आपकी शादी की उस वक्त। वैसे तो सारी चीज़ें हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका फिल्मी दुनिया बड़ी अच्छी चल रही थी, अभिनय का दौर आपका बड़ा अच्छा चल रहा था। जी जी। तो फिर ये राजनीतिक पारी शुरू करने का निर्णय कब और कैसे लिया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसका भी सरप्राइजिंग है। मैं आपको बताऊं कि मेरे छोटे भाई राजनीति में, अर्जुन शर्मा जी राजनीति में है, और वो काफ़ी समय से टिकट के लिए भी और यूथ कांग्रेस की एक्टिविटी और मेन कांग्रेस हर जगह काम कर रहे थे, और कमलनाथ जी के खेमे से जुड़े हुए थे। इस बीच मेरा 1-2 बार कमलनाथ जी से मिलना हुआ कि एज ए एक्टर मैं मिला, और वो हंसी मजाक में कभी कहते भी थे मुझसे कि यार तुम आ जाओ राजनीति में। मैंने कहा सर मैं तो जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। 2023 की बात है, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा साहब अर्जुन बहुत दिन से मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा आप उसका सहयोग करो चुनाव टिकट के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार देखो अभी अर्जुन छोटा है, अगर आप कहो तो हम बात करते हैं। अच्छा, उस समय क्या रहा कोइंसिडेंस, कर्नाटक में वो हनुमान जी वाला चंग चल रहा था, और जो हनुमान जी आए हैं तो हनुमान जी की सरकार बनेगी वो पूरा चल रहा था वहाँ पे, और जो वीडियोस चल रहे थे वो मेरे ही चल रहे थे। जो वीडियो वायरल हो रहे थे कहीं ना कहीं वो मेरे हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो उस समय हनुमान जी का सिस्टम कांग्रेस में बहुत ज़्यादा चल रहा था, और कमलनाथ जी हनुमान जी को बहुत मानने वाले हैं। उनने मुझसे कहा कि विचार करो इस विषय पे, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप आओ। फिर मैंने विचार किया, अपने लोगों से बात की, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या किसको पकड़ूं, क्या मिल रहा है, किसको छोड़ दूं। एक बनी बनाई व्यवस्था, मैं अपने घर के छत पे जाके बैठ गया अपने वहाँ पे, तो सोचता रहा। छोटे भाई ने कहा विचार कर लो, अच्छा मौका, कमलनाथ जी आपसे कह रहे हैं, उसकी बड़ी बात थी। पर मैं अपने विचार में फंस गया कि मैं एक लाइन को छोड़ रहा हूँ, एक को पकड़ रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं फिर डिसीजन लिया, फिर मैं ज्वाइनिंग करी और फिर सिलसिला शुरू हो गया, और माननीय कमलनाथ जी ने शिवराज जी के सामने लड़ने का मौका दिया। ठीक है, तो ये जो विचार है ये मतलब एक भावनात्मक विचार था, ये लंबी दूरी के लिए एक राजनीतिक विचार था, क्योंकि राजनीति समय मांगती है। आप जब 2018 में आए थे उस वक्त तक आपके लिए सब कुछ नया था। यहाँ भी आप 2023 में आप आए थे, और उस वक्त भी आपको, जैसे आप फिल्मी दुनिया में गए, आपने कोई कोर्स नहीं किया, कोई कोचिंग नहीं की, और आपको वहाँ सीखते गए, करते गए, आगे बढ़ते गए और एक मुकाम हासिल किया। ऐसे ही 2023 में आप आए, बिल्कुल नया था आपके लिए। तो ये आप सोच के आए थे कि आपको यहाँ पे भी लंबा समय देना है, सीखते हुए आगे बढ़ना है? नहीं, मेरी व्यक्तिगत रूप से मतलब मेरा आदत है, मैं लंबा विचार नहीं करता, प्रेजेंट में जीता हूँ कि जो होगा उसको अच्छे से करेंगे। हाँ, पर एक मन में दुविधा जरूर थी कि, पर उस समय ऐसा लग रहा था, मीडिया के माध्यम से ऐसा लग रहा था कि 2023 में सरकार बनेगी। ये निश्चित था कि माननीय शिवराज जी बड़े लीडर हैं, जननायक हैं, तीसरे चौथे बार के मुख्यमंत्री हैं, तो हार निश्चित है। ये गफलत में नहीं था कि हम जीत जाएंगे। हाँ, ये था कि हम जीत के अंदर को कम करेंगे, एक माहौल बनाएंगे, अच्छा माहौल होगा। जीतना, मैं कहूँ कि आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मैं कह दूँ कि हम जीतने के लिए लड़ा था, तो ये बिल्कुल झूठ बात होगी। हाँ, ये था कि हम एक अच्छा मुकाबला उनके सामने देंगे, कि ईमानदारी से हम लड़ेंगे। पर जब 23 में सरकार नहीं बनी, सबसे दुखद समय वो था कि भाई सरकार नहीं बनी, आप कहीं नहीं हो, आप मुंबई से भी छूट गए और राजनीति में भी हो गई, और फिर कमलनाथ जी का अध्यक्ष नहीं रहे उस समय, तो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आज जो मेरे मार्गदर्शक हैं वही अब नहीं है, अब मेरी उंगली पकड़ के कौन चलाएगा। तब बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था कि क्या करना है। तो वो स्थिति बड़ी दुविधा की भी हुई कि आपको लगा कि यार आप एक अच्छी बनी बनाई लाइफ छोड़ के, जब जू वर्सोवा लिंक रोड पे आप रहते हो, अच्छी लाइफ है, अच्छा जीवन है आपका, अब आप यहाँ आ गए हो, अब क्या करना है। वो समय
मतलब ईश्वर पर छोड़ दे कि अब तू जो करेगा अच्छा करेगा। ठीक है। जब आप पहली बार आपको टिकट मिला और आप मैदान में उतरे, वो उस वक्त का अनुभव कैसा था जब आप बुधनी के घर घर गांव गांव गली गली में घूम रहे थे? तो वहाँ आपको क्या देखने को मिला, मतलब क्या माहौल था उस वक्त? देखिए, एक तो मैं लोकल था, लोग मुझे कहीं ना कहीं स्कूल से किया, होशंगाबाद से कॉलेज किया, तो लोग मुझे जानते थे। दूसरा, एज ए हनुमान मेरा क्रेज़ युवाओं में काफ़ी था और उनको लगता था कि यार ये हमसे उठ के कहीं मुंबई में इसने पोजीशन बनाई है और अपने दम पे बनाई है। क्योंकि मेरा ये दुर्भाग्य मान लीजिए आप कि मेरे माता पिता आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले मेरे को छोड़ के चले गए। तो उनको मालूम था कि सेल्फ डिपेंड आदमी है, अच्छे से काम करेगा। अच्छा, शिवराज जी थे, पग पग के उनको नेता कहते हैं, पाँव पाँव के नेता हमारे क्षेत्र में बोलते हैं। तो मैंने कहा पग पग के नेता, तो मुझे भी घर घर जाना पड़ेगा, सबसे मिलना पड़ेगा। जो लोगों का होगा निर्णय वो लोगों के ऊपर है, पर मुझे घर घर जाना पड़ेगा। और उनका भय था, लोग मिलने से कई बार खिंचवाते थे मुझसे, कह कि नहीं यार नहीं मिलेंगे, या मुझे समझ में आता था कि यार ये मिल तो रहे हैं पर वैसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप दबाव मान लीजिए, उनकी शैली मान लीजिए, या फिर मुख्यमंत्री के सामने कोई नहीं आना चाहता था। पर लोगों को अच्छा रुझान मिला। इसी बीच मैं शिवराज जी के घर ही चला गया था जेत में। मुझे लगा कि यार मेरे कार्यकर्ता अच्छा मुझ पर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या मैं डमी कैंडिडेट तो नहीं हूँ। कुछ लोगों ने लगाया कि ये तो डमी कैंडिडेट हैं, मुंबई से आए हैं, वो मतलब ऊपर की दुनिया से आए, ऊपर ही वापस चले जाएंगे, धरती पर नहीं चलेंगे। तो मैंने कहा ये भ्रम था मेरे, मतलब लोगों को भ्रम बैठ गया, तो बिठाया जा रहा था, बीजेपी बिठा रही थी और कुछ और भी दल बिठा रहे थे कि ये चले जाएंगे। तो मैंने कहा यार ये लोगों का भ्रम दूर करूं, ये भय दूर करूं, क्योंकि हनुमान जी तो वैसे ही भय से, हनुमान जी का भय टिकता ही नहीं है, उनको मानने वाला हूं। तो मैं फिर जेत गया, माननीय शिवराज जी घर गया, मैं प्रचार कर रहा था जेत। लोगों ने कहा जेत में क्यों, शेड्यूल में उन्होंने डाल दिया, शेड्यूलिंग होती है आज यहाँ जाएंगे प्रचार करने, कल वहाँ जाएंगे, तो उन्होंने जेत डाल दिया। तो आज तक जेत में कोई कैंडिडेट प्रचार करने नहीं जाते, अवॉइड करते हैं, हमेशा अवॉइड करते हैं। शिवराज जी गढ़ में कौन जाएगा यार, कुछ घटना नहीं हो जाए, कोई झगड़ा नहीं हो जाए, मतलब आदमी डरता है। मुझे पता लगा प्रचार करते करते कि शिवराज जी के छोटे भाई नरेंद्र मास्टर, जिनको नरेंद्र मास्टर साहब बोलते हैं लोग, तो नरेंद्र मास्टर जी घर पे हैं। तो मैंने कहा उनके घर चलते हैं। लोगों ने कहा अरे नहीं भैया नहीं चलते। मैंने कहा नहीं चलना है अपने को। तो मैंने कहा आप चलो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जाऊँगा। तो मैं गया, मेरे साथ सभी लोग गए, पहुँचे हम लोग। मैंने अपना मैनिफेस्टो दिया, मैंने कहा कि भाई किसान के लिए आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही, ये हमारा मैनिफेस्टो है। हमारे कमलनाथ जी 2600 गेहूँ देने वाले हैं, धान 3100 देने वाले हैं, हमारे कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला बनाई, सारी बातें हुई और उन्होंने विनम्र तरीके से मैनिफेस्टो लिया, अच्छी बात हुई, चाय पियो, निकला। वो मेरी न्यूज़ काफ़ी वायरल भी हो, लोगों को ये लगा कि नहीं कम से कम ये लड़ेगा, जीतना हारना एक अलग विषय है पर लड़ेगा। तो ये तो हो गया शिवराज जी के घर पर जाने का किस्सा। सुना था आपने नॉमिनेशन भी उसी दिन फाइल किया जिस दिन शिवराज जी नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे। एक समस्या मैंने आपसे बोला कि लोग निकल नहीं रहे थे, हाँ। हमारे कार्यकर्ता भी जनता भी। तो मैं लोगों को लग रहा था कि वही डमी कैरेक्टर तो नहीं है, डमी कैंडिडेट तो नहीं है, चला तो नहीं जाएगा। वो एक मुझे कहीं ना कहीं मुझे इनपुट मीडिया के माध्यम से, जब जो मेरे लोग हैं उनके माध्यम से आ रहा था कि यार लोग ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। तो जिस दिन शिवराज जी ने फॉर्म, मुझे पता लगा शिवराज जी इस दिन फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि बड़े लीडर हैं तो उनका पहले डिक्लेयर हो गया था। तो मैंने ही वो डेट अनाउंस कर दी। वो शायद 1:30 बजे के आसपास फॉर्म भर रहे थे, तो हमने कहा हम 11:30-12 बजे फॉर्म भरेंगे। उनकी भीड़ और मेरे भी लोग आए, और खूब लोग आए, लोगों ने खूब समर्थन दी। एक रोड के एक तरफ शिवराज जी का काफिला और एक तरफ हमारा काफिला। मैं जब अंदर पहुंचा तो एसडीएम साहब ने मुझसे बोला कि आप फॉर्म भर लीजिए, वो मुख्यमंत्री जी भरेंगे। तो मैंने कहा अब तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, वो अभी तो विधायक भी नहीं है वो, अब चुनाव जीतना पड़ेगा तब विधायक मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे, वो अभी तो नहीं है वो कुछ। तो मैंने कहा मेरे पंडित जी ने कहा है कि भाई ये मुहूर्त है आपका। अब उधर शिवराज जी का जो सभा थी शायद खत्म हो गई, बार बार फ़ोन आ रहा, अधिकारी बहुत परेशान, खलबली मच गई थी पूरी, अंदर बाहर हो रहा है। मैंने कहा उनको बुला लो, साथ ही भर लेते हैं फॉर्म, क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। तो इस घटना से कम क्या हुआ कि मेरे जो कार्यकर्ता थे उनको समझ में आ गया था कि ये आदमी लड़ेगा, इसका देह क्लियर है, ये झुकेगा नहीं, लड़ेगा। तो ये इसके कारण दो नुकसान भी हुए, इससे मेरे कार्यकर्ता एक्सपोज भी हुए। उसमें बीजेपी ने बाद में दबाव भी डाला उन लोगों, कईयों पर अलग अलग प्रकार के दबाव डाले, पर फ़ायदा ये हुआ कि कार्यकर्ता जो लड़ने वाला था वो बाहर आ गया था। ठीक है, नहीं तो ये तो आपने बोल दिया कि आपके इस मूव से ये मैसेज चला गया कि आप लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन जब उपचुनाव हुए तो ये मैसेज कहाँ गायब हो गया? क्या भोपाल तक ये मैसेज नहीं आ पाया था कि नहीं ये लड़ने वाला व्यक्ति है, ये लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा? देखिए, मैं निरंतर 1 साल मेहनत करते रहा, और मुझे जब शिवराज जी हो गए, जब मुख्यमंत्री नहीं बने, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया था कि ये दिल्ली जाएंगे, सांसद का चुनाव लड़ेंगे, और वो लड़े और जीत के भारी मतों से, करीबन 8 लाख वोटों से जीते और फिर दिल्ली गए। मैं अपनी तैयारी कर रहा था, हो सकता है कि पार्टी को कहीं ना कहीं लगा होगा, कहीं कमी रह गई। हाँ, पर मेरे मन में कसक थी कि भाई मैं लड़ता तो अच्छा होता,
मेरे कसक तो थी, क्योंकि आप कोई भी, आप जब राजनीति में उतरे हो और पहले आप चुनाव लड़ चुके हो, तो आपको ये रहता है कि यार मैं लड़ूंगा, तैयारी करूंगा। और मेरी युवाओं की एक अच्छी टीम फहरिस्त बन गई थी। आज बुधनी विधानसभा में करीबन 1,60,000 के आसपास हमने एक रैंडम निकाला जो 35 साल से नीचे के, वो कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उनको लगता है कि इसने कुछ किया है, अगर ये करेगा तो कुछ करेगा। अच्छा, लोगों को ये भी लग रहा था क्योंकि भाई यार इतनी सुख सुविधा, इतना अच्छी लग्जरी लाइफ छोड़ के आया है, अगर उसको पैसा कमाना होता, नाम कमाना होता, तो वापस नहीं आता, वहीं रहता। तो कहीं ना कहीं ये था कि मैं सर्व करूंगा और लोगों के मैं सुख दुख में निरंतर खड़ा रहा। कोई मुद्दा आया हो, जायज़ मुद्दा, नाजायज़ मुद्दा, जो भी जायज़ मुद्दा हो, उनके साथ में लोगों खड़ा रहा। फिर भी पार्टी ने मुझे उस समय बाई इलेक्शन के समय टिकट नहीं दिया, तो अफसोस तो है इस बात का। ठीक है, आप इसको कहीं ना कहीं मानते हो कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी तो हावी रहती है, क्योंकि आप पे कहीं ना कहीं एक ठप्पा तो है कि आपको कमलनाथ जी कांग्रेस में लेके आए थे, कमलनाथ जी ने भरे मंच से आपको पार्टी में स्वागत किया था, तो ये गुटबाजी कहीं ना कहीं आपको नज़र आती है क्या? नहीं, देखिए, गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है। हो सकता है कि मेरे पे ये कहीं ना कहीं टैग लगा हो या कुछ लोग सोचते हों, पर माननीय कमलनाथ जी ने ये कभी नहीं कहा, या उनकी बात, जब भी उनसे बात होती है, कई बार मैं पूछता भी हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी ये विषय आ गया, कई बार राय लेता हूँ उनसे, तो उनके विषय में कई बात नहीं है। हो सकता है नीचे स्तर पर ये बात हो, और हो सकता है कि मैं इस बात का शिकार भी हो गया हूँ। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं कि इस बात का मैं शिकार हो गया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। पर माननीय जीतू पटवारी जी ने मेरा सहयोग किया और मुझे उम्मीद भी थी कि युवा लीडर हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। अब क्या है, क्या उसमें रहा, वो तो बात पानी ख़त्म हो गया। हाँ, पर यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ा। मैंने माननीय कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ जी ने पूछा भी मुझसे कि आप तुम रहोगे कि चले जाओगे, क्या विचार है तुम्हारा। जब 23 के चुनाव के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे और नकुल भाई भी हमारे वहाँ से हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस समय। तो उन्होंने कहा तुम करोगे, क्या करोगे? मैंने कहा सर देखो, मैं अगर चला जाऊँगा तो पक्का डमी हो जाऊँगा कि आपने शिवराज जी के सामने किसी डमी को उतार दिया है, तो ये टैग तो मैं लगने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आज तक अपने दम से, अपनी मजबूती से कहीं भी खड़ा हूँ, ये तो नहीं होने दूंगा। भविष्य में क्या होगा, आज मैं अब जनसेवा में उतर गया तो जनसेवा पूरी करूँगा अब मैं। क्या बात है, आपने जैसा भी बताया, और बिल्कुल सही बात है कि कमलनाथ जी अब ना ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, नकुलनाथ जी भी छिंदवाड़ा से हार चुके हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी कमलनाथ जी का कद थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, कद नहीं, कोई भी बड़े डिसीजन होते हैं, देखिए वो मीडिया का एक विषय अलग हो जाता है, यह होता है। देखिए उनकी एक राजनीतिक अलग तरह की रही, हमेशा सेंटर की उन्हें राजनीति की अलग उनका औदा रहा है। और 2018 में जब वो आए तो उनकी मेहनत मान लीजिए, जब उनका औरा मान लीजिए, उन्हें सरकार भी बनाई। अब कुछ लोग भाग गए, वो विषय अलग था, जो लोग अपने स्वार्थ के वश में यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए, पर उन्होंने डिलीवर किया। और उस 18 महीने की जो सरकार रही, डिलीवर हुआ। लोगों को लग रहा था कि सरकार चल रही है, मतलब लाल फीता शाही से लोग ऊपर उठ चुके थे, लोगों को काम करना पड़ रहा था, अधिकारियों को काम करना पड़ा था। आज आप देखेंगे वैसा काम कहीं हो नहीं रहा है। और कमलनाथ जी कद के बाद वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे रहे हैं। वो कोई आप कहो कि बिना जीते हुए चुनाव में नहीं बैठे, उन्होंने चुनाव जीत कर एक गढ़ बनाकर काम किया है। और उनका डिलीवर, आप छिंदवाड़ा आप जाएंगे तो आपको देखिएगा डिलीवर क्या है। और रही नकुलनाथ जी की बात, उस समय तो हवा चल रही थी पूरी कि 400 पार हैं और ये माहौल है। और जब बहुत साल तक कोई नेता रहता है तो कहीं ना कहीं से थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है, और उस ज़्यादा अंतर भी नहीं रहा उनमें, पर एंटी इनकम्बेंसी का आप शिकार मान सकते हैं उनको। ठीक है, नहीं, कांग्रेस ने उस वक्त आरोप लगाए थे, फिर वो आरोप अभी गायब हो गए हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं घपला है, ईवीएम में घपला है। क्या आप भी इन आरोपों को मानते हैं कि ईवीएम में घपला हो सकता है? नहीं, शीर्ष नेता कहते हैं तो होगा, पर कहीं ना कहीं आप मतलब ये व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि कई चीज़ें हम ग्राउंड तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या जैसा पहुँचाना चाहते हैं वैसी नहीं पहुँच रही हैं एज अ कांग्रेस। तो अभी कांग्रेस को अपने मतलब संगठन पे और ज़्यादा गहराई से काम करने की ज़रूरत है। नहीं, देखिए अब जब से जीतू पटवारी जी आए हैं, एक युवा हैं, फायर हैं, उमंग सिंगार जी हैं, आप विधानसभा की बात हो, कोई मुद्दा हो, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तो संगठन में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और जब एक युग का परिवर्तन होता है, नई युवा आते हैं, तो एक फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन में कुछ लोग जाते हैं आते हैं, और जब टूट फूट हुई, ये लोग गए, तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पार्टी पे था। आपके एक बड़े लीडर हैं जो उस जगह पे काम करते हैं, एकदम से हट जाएं तो उस वैक्यूम को भरने में, उस खाली जगह को भरने में समय लगता है।
तो मतलब अभी ये वो दौर अभी चल रहा है या दौर समाप्त हो गया, वैक्यूम भर चुकी है वो जगह? नहीं, अभी आपके अभी हिसाब अभी से? कांग्रेस पूरी पॉजिटिव माहौल में है, जिसमें सीनियर लीडर का पूरा साथ है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अभी कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा और मध्य प्रदेश में रहकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करूंगा। मेरी उनसे परसों ही मुलाकात हुई, नर्मदा परिक्रमा के बाद उन्होंने मुझे बधाई दी कि बहुत बधाई कि आप परिक्रमा करके आए हैं। तो देखिए, कमलनाथ जी का एक अलग एक्सपोजर है, माननीय दिग्विजय सिंह जी का अलग एक्सपोजर है, जीतू पटवारी में एक अलग ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ काम करें, बेबाकी से बात करते हैं। और माननीय उमंग भाई अपने अलग, उनका एक ओहदा है, एक तरीका है, बेबाकी है, और उस बेबाकी से है माननीय जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो भी झेपते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, कोई भी नेता उनको झेपते हैं उनसे। अभी राज्यपाल जी का वो संबोधन तो बीच में कुछ चीज़ें उन्होंने ड्राफ्ट छोड़ के आगे बढ़ गए थे, तो उन्होंने बेबाकी से राज्यपाल साहब को कहा कि ये गलत है, आप भागीरथपुर का मुद्दा आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस बेबाकी के साथ कांग्रेस कर रही है, उस बेबाकी को युवा, आज मैं जब परिक्रमा पर निकला तो मैंने महसूस किया कि हमारे युवा नेताओं को, उमंग भाई हों, जीतू भाई हों, उनको बहुत लोग चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात, अब परिक्रमा की शुरू हो गई है तो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो अभी पहले तो आपको बधाई, आपकी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हुई। ये कितने दिनों का सफ़र रहा, कब से शुरू की थी, थोड़ा उसके बारे में बताया, और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये 3 महीने 3 दिन का सफ़र रहा। मैंने ओमकारेश्वर से धाम से शुरू करी, ओमकारेश्वर में समाप्त हुई, और करीबन 3400-3500 किलोमीटर की यात्रा है। कई मतलब उसका कोई लिखित नहीं है, पर इस लगभग इतनी जो हमारे गैजेट्स हैं उतना बताते हैं। प्रेरणा का विषय ऐसा है कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे माता पिताजी नहीं है, मैं उनका ये 16 सारात के समय तर्पण कर रहा था, तो मैंने नर्मदा जल का जब इस्तेमाल किया और पूजा की तो कुछ ऐसा एहसास सा हुआ। अब ये आध्यात्मिक एहसास था। इस विषय में मैंने अपने गुरु जी से चर्चा करी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए। और कईयों ने कहा, यार अभी कैसे करोगे, तो बहुत छोटे हो, अभी जाने की क्या ज़रूरत है, ये तो लोग बिल्कुल एंड समय पे जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति की। मैंने कहा मोक्ष और ज्ञान जो भी है, पर मुझे जाना चाहिए। तो ये परिक्रमा भी मैंने अपने माता पिता की अस्थियाँ भी सब माँ नर्मदा में हैं, उनको ट्रिब्यूट की और परिक्रमा पर निकला, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। आध्यात्मिक अनुभव कमाल का है, और मुझे लगा कि हमारे सनातन की शक्ति कितनी पावरफुल है, और हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। सनातन के आगे कुछ भी नहीं है। दूसरा, आपको समाज के अलग अलग वर्गों को, इतनी लंबी यात्रा में समाज क्या है, समाज की योजनाएं क्या चल रही, समाज क्या चाह रहा है, आदिवासी वर्ग कैसे परेशान है, किसान क्या है, अच्छा है कि बुरा ही हालत है, सारी चीज़ों को आपको बहुत करीबी से आपको देखने को मिला। क्योंकि जब आप समाज सेवा की लाइन में हैं, आप लोगों के काम करेंगे, जब आपको धरातल का, ग्राउंड का, आपको ग्रास रूट लेवल की चीज़ें पता नहीं होंगी, तो आप कैसे काम करोगे उनके लिए, जिनके लिए आपको योजना बनानी है, जिनको आपको लाभ देना है, जिनके लिए आपको लड़ना है। जब लड़ाई का आपको आइडिया नहीं होगा तो आप कैसी लड़ाई लड़ोगे। तो बहुत अच्छा अनुभव है, और कहीं ना कहीं आपको बृहत रूप, थोड़ा सा कहते हैं लोग कि वैराग्य सा थोड़ा सा फील हो जाता है, आपको बड़ा विज़न हो जाता है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि जब मुंबई में था तो कि यार ब्रांडेड ही कपड़ा पहनना है, यही पहनना है, यही डालना है, फलां चीज़ डालनी। पर परिक्रमा के दौरान एक कमंडल, एक धोती, एक छोटा सा बैग, एक पूजा का सामान, और 2 कुर्ते और 2 धोती में आपका पूरा काम हो गया। तो आपको लगता है कि आप इसमें भी बहुत खुश रह सकते हो। मतलब खुशी का जो आत्मिक आनंद का जो अनुभव है आपका, वो आपको ये नहीं मिलता है कि आप ब्रांडेड पहन रहे हैं, आप किसी 5 स्टार में बैठ के खा रहे हैं, या स्टारबक्स में कॉफ़ी पी रहे हैं। वो किसी गुरु जी का काढ़ा जो डांट के पिला रहे हैं, पी लो, इससे खांसी ठीक हो जाएगी तुम्हारी, ये तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो उसमें भी पूरा आनंद आता है आपको। ये जो आपकी यात्रा थी, ये पैदल थी या बाय रोड कार से थी, कैसे थी? ये पैदल यात्रा थी। पैदल यात्रा थी, नर्मदा जी के तट में यात्रा थी। इसको यात्रा को का पूरा एक रूट है। मतलब आप देखेंगे आदि शंकराचार्य जी ने की थी, कहते हैं कि मरकंड ऋषि जी ने पहले की थी, पर शंकराचार्य जी ने को विधिवत, आदि शंकराचार्य जी ने विधिवत की। उसी पैटर्न पे हम लोगों ने परिक्रमा यात्रा की पूरी। यात्रा के दौरान का कोई ऐसा अनुभव, कोई किस्सा जो आपको आजीवन अब याद रहेगा, वो अनुभव आपको, कि आपको महसूस हुआ हो कि माँ नर्मदा और उनका आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है? देखिए, 2 किस्से मैं बोलना चाहूँगा। एक शुरू का माँ नर्मदा के अमरकंटक के पास का, और एंड का, जो जहाँ माँ डेल्टा बन जाता, माँ विलीन हो जाती है समुद्र में। मीठी तलाई कहते हैं, कुआं है बड़ा सा। मैं बैठा हुआ था उसके पास, और शाम का वक्त हो गया, तो देख रहा था उस कुआं पे। वो कुआं कहीं मुझसे कह रहा हो कि वो मीठी तलाई, मीठा पानी, उसके आसपास खारा पानी है, बिल्कुल सालों से, युगों से खारा पानी है, और आसपास फैक्ट्री में, दहेज पोर्ट हैं, तो लोग पेस्टिसाइड की फैक्ट्रीज है, तो गंदा पानी भी उसमें मिल, कहीं ना कहीं से सोर्स आ ही रहा होगा। और लोग जिनको वो पानी दे रहा है मीठा, वो भी लोग ही कपड़े धो रहे हैं अज्ञानवश, उनको पता ही नहीं कि इसमें नहीं, पर वो केमिकल कहीं ना कहीं उसमें भी गिर रहा है। फिर वो कुआं कह रहा हो कि मैं सालों से खड़ा हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, आसपास मेरे बुराइयों ने मुझे घेरा हुआ है,
पर मैंने जिसकी सहायता करी वो भी मुझे दूषित कर रहे हैं, पर मैंने अपनी पहचान, मेरा तरीका, मेरा अस्तित्व को मैंने परिवर्तन नहीं किया है। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे बने रहो, ऊपर वाला, ये पूरी प्रकृति आपकी मदद करती है। दूसरा किस्सा कपिल धारा के आसपास का, वो काफ़ी ट्रैप है वहाँ पे, साजड़ के जंगल में बड़े बड़े, रोशनी तक नीचे नहीं आती। तो करीब 45 किलोमीटर का ट्रैक था, वो हमने कहा यार यहाँ तक पहुँचना है, हमने कहा समय से पहुँच जाएंगे, पर हम पहुँच नहीं पाए। 6:30-7 बज गए थे, शाम हो गई थी, धुंधलापन आ गया था। अब हमको समझ में नहीं, मोबाइल हमारे बंद हो गए थे, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, नेटवर्क जो एक आध मोबाइल था उसमें नेटवर्क आ नहीं रहा, तो ऐसा एरिया था। अब हमको डर कि हम के आगे जाएँ तो कहीं ऐसा नहीं कि माई को लांग जाएँ, क्योंकि लोग कहते हैं कई बार लांग जाते हैं, क्योंकि बहुत माई का आकार वहाँ बहुत छोटा हो गया। हम विचार में थे कि क्या करें ना करें, उसमें बंदर भी चीख रहे हैं, कोई मेरा दोस्त के ऐसा नहीं हो लेपर्ड हो यहाँ पे या कुछ हो, मतलब अलग जो इस पर ख्याल आ रहे थे। उसी बीच 3 महिलाएं आईं। अब वो महिलाएं आईं, उन्होंने कहा बाबा बोलते हैं आपको कि बाबा आप इस रास्ते से निकल जाओ। अच्छा, मेरा उस समय इतनी घबराहट थी कि उन्हें जो रास्ता बताया, हमने कहा और अंधेरा हो से पहले निकलो यहाँ से। तो हम 7 किलोमीटर आगे गए, फिर कपिल धारा तक हम पहुँच गए। हम लोग उस दिन हम लेट हो गए थे, मतलब अमूमन हम 6:30 बजे तक पहुँच जाते थे कहीं पर, उस दिन हमको 7:30 बज गया था हमको। वहाँ जाके ख्याल आया कि यार 15 किलोमीटर नीचे तो कोई गांव नहीं था, दाएं बाएं भी कोई जगह नहीं थी। वो महिलाएं कौन थी? ना उनके पास लकड़ी थी, ना कोई कुल्हाड़ी थी, ना कोई यहाँ बाजार है, ना मार्केट, ये कहाँ से आई? तो आप उसको चमत्कार मान लो। मैं आज तक उस चीज़ को लेकर भ्रम में हूँ कि वो क्या था। अब कुछ लोग संतोष पूछा कि वो माँ का आशीर्वाद था आपको। तो इस प्रकार की घटनाएं आप नर्मदा परिक्रमा में स्वच्छ मन से जाते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ नर्मदा परिक्रमा को लेकर। जैसे आप एक बोर्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उसमें आप कोई चीज़ लिख नहीं पाओगे। आप बिल्कुल खाली होकर जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओगे, बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर जाओगे दुनिया से, तो बहुत कुछ लेके आओगे वहाँ से। और पहले से भरे रहोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ मिल पाएगा वहाँ पे। आपको अपने पात्र को खाली करके जाना पड़ेगा, तभी उसके अंदर आपको वो अनुभव मिलेंगे, वो कुछ सीखने को मिलेगा। इस नर्मदा परिक्रमा में, इस 3500 किलोमीटर की यात्रा में, ये 3 महीने 3 दिन की जो आपकी यात्रा रही है, इसने आपको क्या राजनीतिक रूप में, क्योंकि भविष्य में अब आप फिर आ गए इसी दुनिया में, इस दुनिया में आके आपको फिर काम करना है, तो अब क्या आपको नई सीख मिली है कि अब आपको इस राजनीति की इस दौड़ में कहाँ तक कैसे जाना है, क्या कुछ नया आप सीख के आए हो? देखिए, नर्मदा जी के लिए जो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं माँ नर्मदा को अपनी, मतलब मान ली कि माँ यही है, और जो इनके लिए मैं कर सकता हूँ, एक अभी इंडिविजुअल अगर एक पार्टी के हूँ तो पार्टी के नाते मैं क्या कर सकता हूँ, समाज के नाते मैं क्या उसके कर सकता हूँ, तो उनकी रख रखाव, साफ़ सफाई, क्योंकि हम पुत्रों का भी दायित्व है। हम देख रहे हैं कि इलीगल माइनिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं जो किसानों का जल स्तर था, मैं पूछा कई जगह, मिला किसानों से कि भाई पहले कितने फीट पे पानी आपको बोर में आता था, तो कहले भाई 50 फीट में, 60 फीट में आ जाता है। आज वो 140, 150, 200 तक पहुँच गया है, तो हो गया है। कई जगह सीवर सिस्टम पूरा गिर रहा है, मतलब होशंगाबाद, जो नर्मदापुरम नाम बदल दिया, माँ नर्मदा की वो रख दिया है। कोरी घाट एक वहाँ पे जगह है। जब मैं कॉलेज पढ़ता था तब भी कोरी घाट में जो वेस्टेज वाटर था उसमें गिरता था। आज भी जहाँ स्टेज लगता है वहाँ हम कहते हैं नर्मदे हर, बड़े लोग लगाते हैं, पर उससे 50 कदम ऊपर कोरी घाट पे आज भी गंदा पानी गिर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे नर्मदे हर पे हमको विचार करना चाहिए कि हम अपने आप को छल रहे हैं, माँ नर्मदा को छल रहे हैं, किसको छल रहे हैं। इतिहास कहता है कि अगर इस तरह की जो गलतियां इंसान करता रहा तो माँ सरस्वती लुप्त हो गई है। क्या इस तरह की गलतियों से या फैक्ट्रियों के गंदे पानी से, सीवर सिस्टम से, इस व्यवस्थाओं से कि माँ नर्मदा का डैमेज हो रही हैं क्या? इस पर विचार करना पड़ेगा। और मेरा जीवन का उद्देश्य है कि माँ नर्मदा को लेकर जो भी काम कर सकूँ मैं करूँगा। अच्छा, मेरे माँ नर्मदा को लेकर शुरू से इंटरेस्ट रहा, मतलब मेरा एक झुकाव उनके प्रति रहा। तो जब मैं राजनीति में कमलनाथ जी के समय ज्वाइन किया तो मैंने एक सुझाव दिया था कमलनाथ जी में कि मैं नर्मदा सेवा सेना बनाना चाहता हूँ। तो नर्मदा जी ने कहा बिल्कुल बनाओ, आप बिल्कुल उस पर काम करो। तो हमने उस समय लोगों को जोड़ा भी। अब मैं उस जो हमारी नर्मदा सेवा सेना पे अब आप लगकर काम करेंगे और इसी को थोड़ा प्रदेश में जितने भी हैं माँ नर्मदा के लोगों को जागृत करेंगे और उनको बृहत लेवल पर इस पर काम करेंगे हम लोग। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो बहुत सीमित लोग हैं जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा पूरी की है, जिसमें एक दिग्विजय सिंह जी हैं, एक भाजपा के मंत्री प्रहलाद पटेल सिंह जी हैं, और भी कुछ नेता होंगे। तो आप खुद को कहाँ पाते हो कि वो एक इतने अनुभवी लोग, मतलब इतने बुजुर्ग लोग हैं, और आप बिल्कुल युवा हो और आपने आज इस उम्र में आके आपने नर्मदा परिक्रमा पूर्ण कर ली है। तो अब इस नर्मदा परिक्रमा के अनुभव को लेके आप आगे बढ़ने वाले हो, तो इसमें क्या आप संभावनाएं देखते हो कि अब ना माँ नर्मदा का आशीर्वाद आपको
कहाँ तक लेके जाएगा, कैसे सेवा का मौका देगा? मैं आपको बताऊं कि मैं मानता हूं कि मैया का गुरुकुल है, माँ नर्मदा का गुरुकुल है, जिससे माँ आपको डांटती भी है, आपको समझाती भी है, सिखाती है। जीवन के रियल जो आपकी ज़िंदगी है, जिस भ्रम में, एक माया जाल में हम जो फंसे रहते हैं, उसका दर्शन कराती है आपको। और वो अनुभव अब एक एज के बाद आपको अनुभव मिला, क्योंकि आप जब जब मिला कईयों को मिला अनुभव, तो आपकी एज हो जाती है, आप काम नहीं कर पाते। अगर सही समय पे, मैं युवाओं को कहना देता हूँ खासकर, कि आप सही समय आप नर्मदा परिक्रमा आप करेंगे, तो जो जीवन में आपको अनुभव माँ नर्मदा देती है, वो आपको मजबूत करती है। आपने पहले देखते होंगे राजा महाराजा बड़े बड़े लोग थे, पर गुरुकुल में भेजते थे, उनसे वो सारे काम कराए जाते थे जिनको जीवन में कभी नहीं करने होते, पर उनको अनुभव कराए जाते थे। तो माँ नर्मदा गुरुकुल भी वैसा ही है। जब आप माँ नर्मदा की परिक्रमा पैदल प्रदक्षिणा पर जाते हैं, तो वो सारे अनुभव आपको प्राप्त होते हैं कि जो जीवन के लिए ज़रूरी है, एक सभ्य इंसान बनने की ज़रूरी है, इस प्रकृति को, इस नेचर जिससे हम बने हैं, उसको बचाने की ज़रूरी है, उसके लिए आपको वो प्रेरणा देती हैं आपको। ठीक है, आपने युवाओं को सलाह दी है। आज की जेन जी युवा को आप किस तरह से देखते हैं, जो इस सोशल मीडिया के युग में अपना अधिकतम समय सिर्फ मोबाइल और रील्स पे दे रहा है, और उसके बाद फिर वो कह रहा है कि उसके पास रोज़गार नहीं है, उसके पास काम नहीं है। तो आप क्या देखते हो कि जेन जी को क्या करना चाहिए इस दिशा में अपने आप को व्यवस्थित रखने के जैन लिए? जी बड़ा एक नया शब्द आया है। तो देखिए ऐसा है, मैं जब परिक्रमा के दौरान या कहीं मिलते हैं, भैया क्या करते हो, अमूमन युवा कहते हैं भैया, देखने में जो हंसी मजाक में लोग बोल देते हैं साथ के सहपाठी उसके, कि ले भैया रील गुटखा खाते हैं और रील धकाते हैं, मतलब कह ले कोई काम ही नहीं हो रहा है। कहीं आप देखो गांव में धेला पकड़ खेल रहे हैं लोग, कोई काम ही नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कहीं ना कहीं, मतलब बुधनी की मैं बात कर लूँ, बुधनी में 20 साल में आप देखो कि 100 लोगों को रोजगार नहीं मिला। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, उससे पहले भी सांसद रहे, और 35-40 साल का एक लंबा उनका शासन रहा जिसमें सत्ता में रहे, आप बुधनी में आप 100 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आज बुधनी में 2 फैक्ट्रियाँ खुली हैं, ट्राइडेंट और वर्धमान 2 फैक्ट्रीज़ हैं। वहाँ ये था कि लोकल लोगों को काम मिलेगा, पर आज लोकल लोगों को आपको काम ही नहीं मिल पा रहा है। तो युवाओं को तो रोजगार के नाम पर ठगी दिया है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि आप फेल हो जाएंगे तो कहते हैं कि नहीं मैं बैठा हूँ, चिंता क्यों करते हो, पास हो जाओगे। जब ऐसे युवाओं को आप भेजोगे तो बाहर की कंपनी से उनको काम देंगी नहीं ना। आपने आपने क्वालिटी ख़त्म कर दिया, आपने कहते कि हम देख लेंगे, पर ऐसे लोगों को नौकरी मिल रही है क्या? आज इतने लोग MBA कर रहे हैं, कॉलेज के बाहर किसान अपनी ज़मीनों को बेचकर ब्याज लेकर अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है, क्या उनको नौकरी मिल रही है? कितने प्रतिशत लोगों को नौकरी मिल रही है? मैं अभी आंकड़ा देख रहा था कि सरकारी स्कूल कई हज़ारों में बंद हो गए। तो अब सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, जिन्हें B.Ed किया, T.Ed किया, तो उनको नौकरी कहाँ मिलेगी? आपने रोजगार खत्म कर दिया, तो B.Ed T.Ed तो बेकार हो गए। आपके क्षेत्र में कितनी बच्चियों को नर्सिंग मिला? आप बुधनी में आप देखेंगे अस्पताल की व्यवस्था है नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है नहीं, इतने सालों में कोई सेंट्रल स्कूल खोल नहीं पाए, जो जिसे राजीव गांधी जी ने दिए थे वो नवोदय तक नहीं बना पाए अपने क्षेत्र में। कोई एग्रीकल्चर का कोई बड़े सोर्स नहीं। आज को आपको कहते हैं हम सॉइल टेस्टिंग कराएंगे, हम ये कराएंगे, कोई भूमि परीक्षण का कोई नहीं। आज कृषि मंत्री को आज भी नहीं कर पाए, तो अब क्या बात करोगे आप? बीजेपी ने एक कहते हैं ना, एक आपको एक चीज़ के पीछे लगा दिया, ये चीज़ लगा दी कि हम गंगा जी की सफाई करेंगे, गंगा जी की सफाई की बात हो गई, अब वो बात भूल गए, अब हम ये करेंगे। हर बार एक नया शगुफा मार देती है, सपने लोगों को दिखा देती है, वो सपने धरातल पे कहीं भी नहीं है। जैसा आपने कहा, अभी शिवराज जी कृषि मंत्री हैं देश के, और अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, इस पे बड़ा विवाद भी चल रहा है। कांग्रेस इस पे हमलावर है मोदी सरकार को लेकर कि ये ट्रेड डील से किसानों की आमदनी पर असर पड़ेगा, आय पर असर पड़ेगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? किसानों को मजबूत करने के लिए हरित क्रांति की बात हो, श्वेत क्रांति की बात हो, एक काले कानून का विरोध की बात हो, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही है, हमेशा संघर्ष किया, उन्हें किसानों के महत्व को समझा। मैं एक घटना और मैं स्टेट से पहले ले जाना चाहता हूँ कि हर जगह 4 गुना किसानों को मुआवजा मिलता है भूमि अधिग्रहण पे। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है यहाँ 2 गुना मिलता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। यहाँ तो बीजेपी की सरकार और शिवराज जी अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। और ये ट्रेड डील से आप जब वहाँ से मक्का बुलाएंगे, आज मक्का किसान, जब मैं परिक्रमा में था तो मक्का किसान कहता भैया भुट्टे क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? क्या साहब रेट ही नहीं मिल रहा है, 1000-1200 रुपये में जा रहा है, उसमें बुरी हालत है। धान के आपने पैसे बोले कि हम इतने लेंगे, छत्तीसगढ़ में 3100 में धान ले सकते हैं, मध्य प्रदेश में लेंगे क्योंकि कृषि मंत्री यहाँ के हैं। बुधनी की ये हालात थी, लोग मुझे फ़ोन लगाते कि भैया 2 बोरी DAP दिलवा दो, 2 बोरी यूरिया दिलवा दो, ऐसी हालत है। दूसरा, आपके क्षेत्र में इतना पेस्टिसाइड डल रहा है। पिछली बार आपने उस घटनाक्रम सुना होगा कि भैया एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसमें जहर आ रहा मुंह में, तो जहर कहाँ से आ रहा है?
और क्या हमारे साइंटिस्ट इतने बड़े नहीं हैं जो विक्रम लैंडर को चांद तक पहुंचा दे रहे हैं, वहाँ तक इतने प्रभावशाली नहीं कि ऐसी कोई पूरक दवाइयाँ बनाए जिससे वो जहर नहीं आए? आप ध्यान ही नहीं देना चाहते। आप कितनी कंपनी आपने सीज करी, जहर के आसमान से तो आ नहीं रहा है, यही कंपनियां बना रही। अच्छा, शिवराज जी तो मैं देख रहा था कि साइंटिस्टों को एक दल बल लेके घूम रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो शोध करेंगे। तो कहाँ है वो साइंटिस्ट? उनका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सब सब्ज वाली बाग वाली बातें हैं, धरातल पे कोई नहीं है। ट्रेड के कारण आप जो फसलें वहाँ से लेने वाले हैं, गेहूँ लेने वाले हैं, मक्का बहुत होती है अमेरिका में, वो होने वाली, तो एक तरह से आप किसान को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, तो आपका मानना है कहीं ना कहीं ये अमेरिका के दबाव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? जो पिछले दिनों एक एप्स्टीन फाइल आई है, उसके बाद से जो भाजपा ने बहुत सारी विषयों पे बैकफुट पे आई है, तो ये दबाव की राजनीति हो रही है ट्रंप की तरफ से? देखिए, जिस प्रकार से वो, मुझे उसमें कितनी सत्यता है क्या है, वो तो बाहर से आई है, पर खंडन उन्होंने नहीं किया कि हम हैं कि नहीं हैं। और वो हरदीप पुरी साहब, उनने तो बोला भी कि मैं तो मिला भी हूँ उनसे। और दबाव तो है ही, दबाव नहीं हो तो जो एक हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश मानते हैं, और शिवराज जी कृषि मंत्री हैं, क्या उन्होंने उस ट्रेड डील पर साइन नहीं किए होंगे? ये बिल्कुल समझ, और अगर नहीं किए हैं, उनको पता ही नहीं है, तो दुर्भाग्य की बात है, उनको कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा कृषि मंत्री क्या करेगा जो अपने किसानों के लड़ ही नहीं पा रहा है, जो उनको खाद नहीं दिलवा पा रहा, यूरिया नहीं दिलवा पा रहा, उनके फसलों के दाम नहीं दिलवा पा रहा है? एक कृषि मंत्री होने के बाद, किसान पुत्र होने के बाद, वो सामान्य परिवार से व्यक्ति हैं, आज आप किसानों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो ऐसे कृषि मंत्री की आवश्यकता है? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कृषि मंत्री को। मुझे लगता है कि शिवराज जी को अगर ऐसी बात है, अगर केंद्र सरकार ऊपर के लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे 5वें नंबर के, जो कहते हैं कि 5वें नंबर कृषि का पद होता है, तो छोड़ देना चाहिए उनको। ठीक है, अब थोड़ी सी मध्य प्रदेश पे हम बात कर लेते हैं जी। आपको शायद जानकारी लगी होगी कि मध्य प्रदेश का जो बजट है उससे ज़्यादा कर्जा हो गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी फिर से आज एक नया कर्जा लिया गया है। तो ये तो आप बीजेपी वाले कहते ही हैं और हर जगह कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। तो आप जो संपत्तियां बेच रहे हैं, जो बाहर भी संपत्ति में मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, संपत्ति आप एक कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई वैसा काम नहीं हो रहा है। क्यों ऐसी सड़कें हैं जो हर 6 महीने में टूट रही हैं? क्यों ऐसे ब्रिज हैं? अब मुंबई में ब्रिज गिर गया, आपका गिर गया मेट्रो का, मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, ब्रिज में आपके इंजीनियर ऐसी कैसे ब्रिज बना दे रहे हैं कि जी जैग बना दे रहे हैं, कभी कहाँ टर्न ले रहे हैं, कहीं एल टर्न बना दे रहे हैं। तो इस तरह घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चरम सीमा पे है। मोहन सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है, और घोटाले शिवराज जी कार्यकाल में भी हुए। व्यापम घोटाला हो, नरसिंह घोटाला हो, मतलब घोटाले ही घोटाले होते रहे, घोटालों कमी नहीं है। वो कर्ज लेके आज ऐसी हालत कर देगी मोहन सरकार या बीजेपी सरकार कि आपने युवाओं को रोजगार दे नहीं रहे हैं। आपने स्किल इंडिया की जब थी मैनिफेस्टो, भले शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, पर उन्होंने स्किल इंडिया की बात करी। आज स्किल इंडिया कहीं नहीं है। गौ माता करी, गौ माता रोड पे घूम रही है, बुरा हाल है आपका। आप युवाओं की बात, वो परेशान। नर्सिंग घोटाले हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, चीज़ें महंगी हो गई हैं, किसान को दाम नहीं मिल रहा है। तो कैसी सरकार है? मतलब खोखली सरकार है। आप जिस विषय पे बात करते हो तो आप कहते हो नहीं, आप देश विरोधी हो, आप तुरंत देश विरोधी हो जाते हो। मतलब किसानों के हक की बात करो, आदिवासियों के हक की बात करो, आप महिलाओं के हक की बात करो, आप देश विरोधी हो जाते हो। ठीक है, मैं अभी 2 सवाल करूंगा आपसे। पहला सवाल, अभी आपने जो युवाओं की बात बोली है, शिवराज जी ने अपने कार्यकाल में भी पिछले चुनाव के पहले एक योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जी। उसमें युवाओं को जोड़ने का वादा किया गया था, और इंटर्नशिप थी और रोज़गार की बात की गई थी। वो योजना शुरू हुई, युवाओं को भोपाल में बुला के बड़े बड़े वादे भी किए गए हैं, क्योंकि मैंने उस पर स्टोरी भी की है, और उस स्टोरी करने के बाद से मेरे चैनल के ट्विटर हैंडल पे मुझे प्रतिदिन 10 युवाओं के द्वारा अपनी खबर, अपनी समस्या टैग किया जाता है कि मुख्यमंत्री जी कहाँ गई वो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप शिवराज जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, आपने उनके क्षेत्र में जाके, बुधनी की गलियों में जाके उस समस्या को देखा होगा, वहाँ के विकास को देखा होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं युवाओं के साथ? देखिए, एक तरह का शगुफा था, धरातल में कहीं नहीं है। बुधनी में जब 2023 के इलेक्शन के समय की उनका मैनिफेस्टो में ये बात थी, तो मैं जब घूम रहा था बुधनी प्रचार में, पूछ रहा था कि भैया कोई एक शख्स है जिसको सीखो कमाओ का लाभ मिल रहा है, कोई स्टाइफन आपको मिल रहा है, कोई है? तो कहीं बुधनी में आपको एक शख्स नहीं मिला। और मैं आज भी शिवराज जी से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे 100 लोग खड़े कर दो कि इनको हम लाभ दे रहे हैं। 100 लोग नहीं खड़े हो पाएंगे। सब झूठी योजनाएं थी, कहीं कुछ नहीं। अगर युवाओं की चिंता होती तो कहीं होता। आज तक जो शिक्षाकर्मी थे उनके विषय में कोई बात नहीं हुई। मैं बुधनी में रहता हूँ कि पिछले 20 साल में बुधनी में 100 लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा। जितने टीचर होंगे, जितने होंगे, वो सब कांग्रेस के कार्यकाल के होंगे, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। आप इतनी बड़ी मां नर्मदा है, कोई आप तैराक निकाल पाए? आप टूर्नामेंट कराते हैं, टेनिस का भी उन्होंने कराया, संसदीय उसमें टूर्नामेंट का कराया। अब वो कह रहे हैं हम इसमें IPL भेजेंगे। टेनिस बॉल से कैसे IPL जाओगे आप यार?
तो कब तक यार तुम टोनी में गुड़ लगाओगे भैया? कब तक लगाओगे आप? मतलब टेनिस बॉल से या पहुंचा दोगे आईपीएल में? वो फॉर्मेट चेंज कर दोगे क्या ऊपर जाके? आप एक बच्चा नहीं निकाल पाए आप बुधनी की हकीकत ये, कोई आईएएस आईपीएस नहीं बना, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं निकला है, कोई साइंटिस्ट नहीं निकला, कोई कॉलेज का डीन नहीं निकला। आप क्या कहे आपने? सिर्फ दो व्यवस्थाएं वहाँ पे, एक वहाँ पे जो रेत का आदमी परिवहन कर रहा है, लकड़ी का परिवहन कर रहा है, और बुधनी आज विधानसभा, बुधनी की बात कर रहा हूँ मैं, ड्रग्स का हब बना हुआ है। जो कहती थी मोहन सरकार, शिवराज जी की, भाई नर्मदा जी के किनारे तो दारू नहीं बिकेगी। आप बुधनी चली जाइए, आप घाट घाट पे चले जाइए, इतनी दारू बिक रही है कि आप खुद परेशान हो जाओगे कितनी दारू बिक रही है। आज वही दारू वो भैया पी रहा है, वो घर पे जा रहा है, उन माता बहनों से बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि आपने ऐसा माहौल बना दिया। आप चाहते नहीं कि ये होश में आए जनता, आप तो चाहते हो कि मदहोश रहे, वहीं पड़ी रहे, हमसे सवाल ही नहीं करेंगे लोग। अगर मदहोश नशे में रहेंगे, कोई ड्रग एडिक्ट रहेंगे या कुछ रहेंगे, आप चाहते ही नहीं हो। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बोलते रहे। अच्छा, चक्कर क्या हुआ, ये जब बोला इन्होंने, शिवराज जी ने, जो बाकी बीजेपी के लोगों ने, तब इतना मोबाइल और इतना इंटरनेट और ये सब सिस्टम नहीं था। आज ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं, अब उनको वो तकलीफ दे रही हैं। अब जनता सवाल भी कर रही है, जैसे आपको कहा है कि आपको लोग टैग कर रहे थे कि हमको कुछ नहीं मिला, तो आप सवाल पूछिए। समुद्र में आप कचरा फेंकते हैं ना, मैंने खून से लिखे पत्र देखे हैं, आप विश्वास मानिए। मतलब जी। मेरे ट्विटर हैंडल पे बैक टू बैक खून से लिख के पत्र, वो जो मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना के अभ्यर्थी हैं, वो टैग कर रहे हैं कि अब हमने खून से भी लिख दिया पत्र, अब तो हमारी मांगों को सुन लिया जाए। अरे तो अब एग्ज़ाम होते ही नहीं ना, आपको एग्ज़ाम होते ही नहीं, फिर आप यूजीसी ले आए। जो कुछ लोग आते हैं तो आप उन पे केस लगा दोगे। आप ऐसी व्यवस्था ही क्यों ला रहे हो? यूजीसी जो व्यवस्था है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, उसमें मैं आगे चला गया उस बात पे। अब जो व्यवस्था आई है, हमारे यहाँ जातिवाद को अभिशाप मानते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे। जातिवाद नहीं होना चाहिए, लोगों को बांटना नहीं, हमको एक करना है, एकता में, यूनिटी की बात करते हैं। अब जातिवाद, यूजीसी क्या है? आप बांट रहे हो लोगों को। नहीं, और क्या देश में आज ज़रूरत थी यूजीसी की? क्योंकि अभी देश में रोज़गार पर बात होनी चाहिए, अभी देश में नौकरियों पर बात होनी चाहिए, जो बड़े बड़े वादे हुए उस पर बात होनी चाहिए। हम मीडिया वाले, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि इस पर बात हो, लेकिन अब यूजीसी आ गया, उसके परिणाम क्या निकल के आ रहे हैं आप देखिए। आप वही बांटने की बात कर रहे हो, ये काम तो अंग्रेजों ने किया। फूट डालो, शासन करो, जात पात की बात करिए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, किसी ST SC के भाइयों को ब्राह्मणों से लड़वा दी। यही व्यवस्था है। इस चीज़ को, भेद को ख़त्म करना है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, माँ नर्मदा की जो परिक्रमा करता है वो इस भेद को भूल जाता है। क्योंकि हम किस घर पर खड़े होते हैं, जब प्यास लग रही है, हम ये नहीं पूछते कि आप किस संप्रदाय को, किस जाति को, कि मैया पानी दे दे, मैया भोजन दे दे, मैया चाय दे दे, कुछ खाने को है क्या? तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी प्रकृति का नेचर भी एक का है। वो सांस भी जो हमको ऑक्सीजन मिल रही है, वो नहीं देखते कि आप गोरे हो, काले हो, किस संप्रदाय से हो, किस जाति से हो, बस वो दे रही है। पर बीजेपी इसके तरफ बहुत खड़ी हो गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरियों को इसके पीछे छुपा रही है। तो जैसा कि आपने अभी बोला कि बीजेपी हिंदुओं को आपस में जात में बांटने का काम कर रही है, दूसरी तरफ इसी बीजेपी के राज में बात हो रही है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातन पे हिंदू बड़ा मुखर रहती है, धार्मिक मुद्दों पे बीजेपी बड़ा मुखर रहती है। राम मंदिर को लेके पूरे देश में बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर हमने बनवाया, कांग्रेस के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। रामायण आई, दूरदर्शन पे आई, उसमें राजीव जी थे। अगर कांग्रेस पार्टी राम विरोधी होती तो घर घर तक राम कैसे पहुंच जाते? सरकारी चैनल पर टेलीकास्ट हुआ, कृष्णा आया, श्री कृष्णा घर घर तक पहुंचा। महाभारत आई BR चोपड़ा जी की, वो घर घर तक कैसे पहुंची? आज आपके दूरदर्शन पे, दूरदर्शन तो ख़त्म ही कर दिया इन लोगों ने, प्राइवेटाइज के इतना हो गया। आज आपके जो घर पे आप देख रहे हैं, किस तरह के धारावाहिक आ रहे हैं, किस तरह के ऑनलाइन सट्टा, आपके जुआ सट्टा, जिसमें कौरवों का विनाश, पांडवों का विनाश हो गया, वो आज आपके TV पे चल रहा है। सट्टे वही तो चल ही रही है कि फला गेमिंग है, फला गेमिंग है। क्या गेमिंग है? सट्टा ही चल रहा है। आपने इस तरह की फिल्में आती हैं, अश्लील फिल्में आती हैं, आप उसको दिखा रहे हो लोग। आपने लोगों को कहाँ ले गए आप? हमारी संस्कृति में क्या आप इतने कमज़ोर हो गए हो कि आपका सेंसर बोर्ड या आपका सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि वो उन चीज़ों को दिखाने दे रहा है? तो आप कह सकते हो कि आपने संस्कृति का भी नाश कर दिया है। आप एक अपनी संस्कृति बनाना चाहते हैं, पर एक हिंदुस्तान की सनातन की शख्सियत है कि जितने भी आतताई हों, जिन्होंने अपनी ज़िद करी है, वो इस देश पे अपना हुकूमत, अपना शासन नहीं चला पाए। ठीक है, अब मैं कुछ आपसे रैपिड फायर के सवाल करना चाहूँगा। तो ये इसमें आपको दो में से कुछ एक बताना है, फिर उसके बाद हम इस इंटरव्यू को अपने अंत की ओर ले चलेंगे, विराम की ओर ले चलेंगे।
आपको जीवन में अगर दो में से कोई एक चुनना पड़ेगा, संघर्ष या सफलता? संघर्ष जरूरी, संघर्ष से घिस घिस के आदमी आगे बढ़ता है। अभिनय या राजनीति? अब राजनीति, और राजनीति में सेवा, राज में मैं सेवा नीति में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, राज करने की नीति नहीं, सेवा करने की नीति, क्योंकि मैं हनुमान को जी को मानने वाला हूँ। हनुमान जी की एक ही नीति, सेवा करना है। ठीक है। मुंबई या बुधनी? बुधनी हमेशा। कमलनाथ या जीतू पटवारी? देखिए, एक अनुभव है, एक जोश है, और दोनों का तालमेल ही मजबूती देता है। तो आपको दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा ना, या तो? देखिए, अनुभव भी ज़रूरी है और जोश भी ज़रूरी, दोनों के बिना आप मतलब आपको एक, आज मैं नर्मदा परिक्रमा करने के बाद कहता हूँ कि आपको जोश तो चाहिए, पर अनुभव भी चाहिए, दोनों के बिना पार नहीं पा सकते। तो नर्मदा परिक्रमा जाने के पहले आपने दिग्विजय सिंह जी से सलाह ली थी, उनके अनुभव का लाभ लिया था आपने? हाँ, मैं मिलने गया था, उन्होंने मुझे अपनी वो पुस्तक जो ओपी शर्मा जी ने लिखी पुस्तक दी, उसमें साइन करके दिया कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी माँ नर्मदा परिक्रमा सफल हो। ठीक है। आध्यात्म या सत्ता? अध्यात्म, अध्यात्म सनातन सर्वशक्तिशाली, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है। आप एक शब्द में बुधनी के बारे में बताएं कुछ। ठगा हुई विधानसभा। ठीक है। एक शब्द में शिवराज सिंह जी के बारे में। बड़े नेता, कलाकार नेता। कलाकारी ऐसी कि एक्ट थिएटर में तो अच्छी लगेगी, पर धरातल में कहीं कुछ नहीं होता। तो आपसे बड़े कलाकार हैं क्या वो? हाँ, क्योंकि शायद। आप तो रंगमंच के कलाकार हैं। बिल्कुल कलाकार है। माननीय कमलनाथ जी ने कहा था, किसी ने प्रश्न किया सामने, आपने शिवराज जी के सामने कलाकार को उतार दिया, तो कमलनाथ जी ने जवाब दिया कि एक कला, शिवराज जी तो उनसे बड़े कलाकार हैं। सच में शिवराज जी कलाकार हैं। ठीक है। एक शब्द में विक्रम मास्ताल। धैर्य यह है कि सेवा करना है, सेवा करना धैर्य है, क्योंकि मुंबई की जीवन भी देखा है, ग्लैमर, और आज राजनीति में भी काम कर रहे हैं। और माँ नर्मदा के बाद तो आपका धैर्य क्लियर ही हो गया है कि निरंतर चलते रहना है, कि हमारा जीवन सांसें हो, खून हो, माँ नर्मदा हो, सब चल रहे हैं। क्योंकि कितना भी बड़ा बांध हो, हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, बहती हुई धारा की पूजा करते हैं। तो आप चलते रहो, निरंतर चलते रहो, अच्छा बुरा सब लम्हे आते रहते हैं। अगर राजनीति में नहीं आते तो आज आप कहाँ होते? डेफिनेटली फिल्म लाइन में ही होता, फिल्म लाइन में होता, और फिल्म लाइन के माध्यम से भी लोगों की सेवा करता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम एक्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उससे लोग खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं, कहीं ना कहीं उनको सुकून मिलता है। 2028 में जीत या फिर एक बार और संघर्ष की राह? आज की परिस्थिति में हम जीत की ओर अग्रसर होते हुए, देखिए वो तो भविष्य तय करेगा। 2023 में भी लग रहा था कि मीडिया के माध्यम से लगा सरकार बन रही है, पर जीत की ओर अग्रसर। आपको लगता है कि अभी 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापसी करेगी? बिल्कुल वापसी करेगी। जिस प्रकार से जीतू भाई काम कर रहे हैं, उमंग भाई काम कर रहे हैं, अरुण यादव जी काम कर रहे हैं, और बाकी सभी लोग जो हैं काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूती आ रही है। क्या वो बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में आपके हिसाब से? किसान, आदिवासी, यूजीसी। ठीक है। 2028 में क्या विक्रम मस्ताल हमें फिर से चुनावी मैदान में दिखेंगे? पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल करूँगा। मैंने एज ए कार्यकर्ता काम कर रहा हूँ, पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी, हाँ मिलेगी तो दमदारी से लड़ूंगा। पिछले अनुभवों से, 3 चुनावों को मैंने अनुभव ले ली हैं, जो इसमें चुनाव लड़ा हूँ या नहीं लड़ा हूँ, उस अनुभव प्राप्त हो गए, बहुत बारीकी से अच्छे से लड़ूंगा, और इस बार उम्मीद है जीतूंगा भी। आपने बोला है कि इस बार आप लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, तो कहाँ से? बुधनी से ही खुद को प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, या किसी और सीट से आप चाह रहे हैं कि पार्टी कहीं से भी मौका दे दे? वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पर मेरी इच्छा है कि मैं लड़ूं और जीतूं, मेहनत करूं। उसके बाद पार्टी जो दायित्व देगी। मुझसे पहले बुधनी में अरुण यादव जी लड़े थे, बहुत ही सहज, सरल और गंभीर व्यक्ति हैं, और 2018 की सरकार लाने में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान था। 2018 की सरकार लाने में सिंधिया जी का भी बड़ा योगदान बताया जाता है। देखिए, सिंधिया जी ग्लैमर वाले व्यक्ति थे, उनको महाराज कहते थे, आज वो भैया जी बन गए वहाँ जाके। तो उनका एक ग्लैमर था, बिल्कुल उनका एक ग्लैमर है, एक अलग एक ऑरा है, और वो ऑरा बना के रखते हैं। पर अगर धरातल में किसी व्यक्ति ने बहुत काम किया था, वो अरुण भैया थे। अरुण यादव जी ने बहुत काम किया, और उनकी पूरे प्रदेश में स्वीकार्यता है, सरल सहज व्यक्ति हैं, अपनी हल्की सी मुस्कुराहट से बहुत सारी बातें कह देते हैं। ठीक है। अब हमने जब आपके कांग्रेस के अधिकतम वरिष्ठ नेताओं की बात कर ली है, तो थोड़ा अजय सिंह राहुल भैया की भी बात कर लेते हैं। तो उनके साथ कैसे आपकी ट्यूनिंग है, क्या उनके अनुभवों का लाभ आप लेते हैं? देखिए, मेरे पिताजी को उनसे संपर्क था, राहुल भैया जी के साथ। पिताजी से मिलते, उनसे मिला हूँ, बचपन में उनसे मिला हूँ।
वो रियल टाइगर है जो है मुंह पे कहते हैं और बहुत ही गंभीर तरीके से बातों को रखते हैं। बेबाक आदमी है, इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि कल क्या होगा कैसा होगा। जहाँ अभी मुझे पीसीसी में उनके साथ बैठने का मौका मिला तो मैं उनसे बहुत इम्प्रेस होता हूँ। जो वो बातें करते हैं साफ कहते हैं और कांग्रेस को जिंदा करने की बात करते हैं क्योंकि खुद जिंदा दिल आदमी है। ठीक है। कांग्रेस ने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम अभी चला रही है जिसमें प्रवक्ताओं की भर्ती की जा रही है। हम मीडिया वालों को भी ऑफ़र किया गया है कि आप में से भी कोई अच्छा अगर चाहे जो कांग्रेस की विचारधारा से हो तो वो आ सकता है। तो आपको क्या लगता है इस तरीके के टैलेंट हंट प्रोग्राम से कांग्रेस को कोई लाभ होगा? देखिए, कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस इस देश की आत्मा मान लीजिए। कांग्रेस का काम है सेवा करना। जो भी इस देश को बनाने में और सेवा में अपना सहयोग देना चाहता है उसके लिए माननीय जीतू पटवारी जी जो कांग्रेस पीसीसी ने ये आप कहा है कि आप आइए और हमारे साथ काम करिए, क्योंकि आज के देश के जो हालात हैं उसमें नए नए आइडियाज़, नए युवाओं का जो जेन जी हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मेरे इस आज पॉडकास्ट के माध्यम से आप आज के युवाओं को, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको हकीकत की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जीवन जो बीजेपी एक सब्ज बाग दिखा रही है, पुष्पा फिल्म दिखा रही है, फिल्म से बात करता हूँ, फिल्म में रहा हूँ 20 साल, तो पुष्पा में से दिखाया जाता है कि एक हीरो 50-50 को मार रहा है, तो बीजेपी वैसे ही दिखा रही है। हकीकत में कहीं कुछ नहीं है और उनके सारे नेता कहीं ना कहीं ब्लफ कर रहे हैं। कहीं 15 लाख की बात करी, कहीं गंगा जी की बात करी, कुछ बात करी। आज आपको समाज के लिए, अपने भविष्य के लिए चिंतित होना पड़ेगा। हमको पार्टियों से, मैं पार्टी का हूँ, हमको पार्टियों से भी ऊपर उठना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सनातन, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, हमारे सनातन के लिए कौन बेहतर है, कह कौन रहा है और कर कौन रहा है। कहने वाले बहुत हैं। आज गौ माता की बात उठी है तो मैं गौ माता में ये बात कहूँगा कि गौ माता को आज हमारे मुस्लिम विधायक हैं आतिफ साहब ने, उन्होंने ये बोला है कि गौ माता को अब राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बना देते। शंकराचार्य जी ने भी कहा कि आप गौ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाते। बीजेपी का 10 से 11 साल का शासन हुआ, केंद्र में भी 20 साल का मध्य प्रदेश में हो गया, बाकी स्टेट्स में भी हैं। क्यों नहीं गौ माता को आप बना पा रहे हैं। और हिंदुस्तान में बूचड़ खानों की तादाद बड़ी है, मध्य प्रदेश में भी हो गई है, पर कोई सवाल नहीं है। आप गौशाला का, अगर गौ माता को लेके कांग्रेस का स्टैंड चाहते हैं तो सीधा स्टैंड था। 1000 से ज़्यादा गौशाला बनाई कमलनाथ जी ने। जो गौ माता को फूड मिलता उसके पैसे बढ़ाए। और पहले तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ही गौ माता और बछड़ा था। तो कांग्रेस का गौ माता को लेकर जो स्टैंड वो बिल्कुल क्लियर रहा। पर बीजेपी सिर्फ तो गौ माता की जय बोलती रही, नर्मदे मैया की जय बोलती रही, गंगा मैया की जय बोलती रही, पर ठगती रही है। आज एक देश की विडंबना है कि जो आपके कथावाचक लोग हैं उनकी बात लोग सुन रहे हैं। वो तो एक स्टोरी नरेटर हैं, वो सिर्फ अपनी बातें कह रहे हैं। आज आप शंकराचार्य पे उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने पुस्तक के लिए किया। मैं नर्मदा परिक्रमा में गया तो नर्मदा अष्टक किसके द्वारा लिखा गया है? शंकराचार्य द्वारा। तो आज लिखने वाला बड़ा कि उसको बोलने वाला बड़ा, ये आज युवाओं को, हमारे जो नए जन जी, उनको सोचना पड़ेगा इसमें। ठीक है। मैं एक आपसे सवाल इंदौर पे भी करना चाहूँगा, क्योंकि इंदौर में दूषित पानी पीने से 35 से ज़्यादा लोगों की असमय मृत्यु हुई है। अभी तक ये मामला चल रहा है लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बेशर्म पना चालू हो गया है। अब कोई तो जिम्मेदार होगा। जब कोई काम बड़ा करते तो नेताजी ने बड़ा काम कर दिया। नेताजी अपने सिर पे माथा भी लगाते हैं, पगड़ी भी डालते हैं और वाहवाही लूटते हैं। और आजकल तो मुख्यमंत्री कहते ताली बजाओ के, ये भी उनका पैटर्न हो गया। पर आप किसी पे तो करोगे। पहले कम से कम जब अटल जी थे कुछ लोग में गरिमा तो थी, बीजेपी में गरिमा थी कि भाई किसी ने कुछ किया। उमा भारती जी की तो मुख्यमंत्री पद चला गया था कि भाई कोई एक इल्ज़ाम आ गया कि आपके पैर कहीं थे और वो इल्ज़ाम बाद में झूठा हुआ, जो भी हुआ, पर उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। इतनी बड़ी बात हो गई थी। आज बीजेपी के नेताओं को सत्ता शक्ति में रहने की इतनी आदत हो गई है कि वो लोगों को कुचल सकते हैं, मर सकते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और किस प्रकार से मीडिया के लोगों से अपशब्द बोला, वो दुर्भाग्य की बात है। ये बीजेपी कहती है ना चाल चले तो चेहरा, ये बीजेपी का चाल चले चेहरा हो गया है। कोई गाड़ी से किसानों को कुचल देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई पहलवान को खिलाफ में हमारे एथलीट उसकी कहते हैं कि देखो ये हमारे साथ हो रहा है। एक महिला जिसको आप पूरी ताली बजाते हैं, आज वो महिला कहती है कि मेरे साथ अत्याचार, और आप उस महिला की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी का नाम ही अब झूठ हो गया है, बीजेपी का नाम ही भ्रष्टाचार हो गया है। क्यों करप्शन हो रहे हैं, क्यों किसी पे कार्रवाई नहीं होती, क्यों इतनी आपकी गाड़ी में सोने के वो आपको मिले, वो एक कांस्टेबल के यहाँ पे मिले, क्यों नहीं कार्रवाई होती है, कैसे आ गए, क्यों इतना करप्शन हो रहा है।
तो आप इतने पैसा कमाने में लगी हुई बीजेपी, इतने उस लालच में लगी हुई कि वो कोई गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। और आज बीजेपी की हालत इतनी बुरी हो गई है कि कोई मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। अब थोड़ा बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे। पिछले दिनों मंदसौर की एक घटना है जहां पे एक महिला नसबंदी कराने गई और वहां डॉक्टरों के द्वारा नसबंदी के दौरान उसकी पेशाब नली काट दी जाती है। अभी 5 दिन पुरानी धार की एक घटना है जहां पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 180 महिलाओं की नसबंदी चंद घंटों में हो गई। 2 मिनट में एक महिला की नसबंदी हुई है और आरोप भी लग रहे हैं कि वहाँ प्राइवेट डॉक्टर को बुला के नसबंदी की गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 2 घटनाएं हुई हमारे बुधनी में भी। भैरोना जो जगह नसरुल्लागंज है, वहाँ भी सेम घटना हुई। महिला की नसबंदी कैंप में महिला आती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके 3 बच्चे हैं। उसी समय मीनवाइल शिवराज जी संसदीय क्रिकेट खेल खिला रहे थे। और मैं तो ये कहूँगा कि वो सब खेल ही खिला रहे हैं। वो भांजे भतीजे आज उस आश में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा हमारी सुध लेगा। शासन प्रशासन तक कोई सहयोग नहीं मिला। शिवराज जी का परिवार कोई नहीं पहुंचा, वो खेल खिला रहे थे। और आप इंदौर के देखिए, आप MY हॉस्पिटल का आप देख लीजिए, चूहे निकल रहे हैं, किसी बच्चे को कुतर दे रहे हैं। आप जाते हैं, आज बुधनी की व्यवस्था ये है कि अगर वहाँ कोई बीमार हो जाए आदमी, और लगभग सभी अस्पतालों की व्यवस्था ऐसी है। आज ही मुझे बुधनी का प्रसंग आया है कि वहाँ पर कुछ ऐसे जो स्टाफ काम कर रहा है, उनको 6 महीने तनख्वाह नहीं मिली। मुझे फ़ोन करके पूछा, भैया आप कहाँ हैं? ऐसी कंडीशनें चल रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी भी भगवान भरोसे है और मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भी भगवान भरोसे ही चल रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विक्रम अस्ताल जी, जो एक फिल्म अभिनेता हैं, जो बुधनी से पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। बड़े मजबूती से इन्होंने चुनाव लड़ा और इनकी जो मैंने अभी आज इनसे चर्चा की और जाना कि ये बहुत जुझारू व्यक्ति हैं। ये जब फिल्मी दुनिया में गए वहाँ भी सीखते हुए आगे बढ़े और एक मुकाम तक पहुँचे। ऐसे ही आज ये राजनीति में भी सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपनी नर्मदा परिक्रमा भी पूरी की, जिसके बारे में भी आपने सुना। आगे हम आपको किसी और शख्सियत से मिलवाएंगे और जानेंगे उनके जीवन के, उनके राजनीतिक अनुभवों के ऐसे ही कुछ अनसुने किस्से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत